गुड मॉर्निंग। आज हम जीओसी का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज से पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए, आज से पहले हम रेजोनेंस को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। पूरा हमने 6 पार्ट मैंने आप लोगों को बताए थे कि जो रेजोनेंस होता है वो 6 तरीके से हमारे पास हमको देखने के लिए मिलता है। और 6 तरीके से मैं पूरे का पूरा रेजोनेंस आप लोगों को डिस्कस कर चुका था। अब हम लोगों ने नए जो टॉपिक है या फिर इसी में हम समझ सकते हैं रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। रेजोनेटिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी आपस में स्टेबिलिटी अगर हमको कंपेयर करने के लिए कही जाए तो हम लोग उसको कैसे कंपेयर करेंगे, आइए समझते हैं। आज ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं, तो आप लोगों को समझना है। देखिए, अगर मैं कंपेरेबिलिटी 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 ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहां पे हम लोगों को आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर कराना है। देखिए, जैसे क्या होता है कि हमारे पास ए कोई कंपाउंड है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बी, बी का इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सी, और इसका कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है डी। तो हमारे पास ए बी सी डी आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अभी तक केवल इतनी बात समझी थी कि रेजोनेंस अगर कहीं पे होता है तो वहाँ पे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बच्चों। मगर मगर मेरे पास अगर कोई ये कहे कि आपस में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर कराना है तो उसमें स्टेबिलिटी क्या होगी, ये करके अगर हम लोगों को दिखाना पड़े तो ये थोड़ा हमारे लिए टफ बैठ जाता है इस क्लास में। तो आइए आज हम इसी को डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम कंपेयर कर रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। और किस तरीके से कंपेयर करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, इसको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है, पहला है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव विच हैव विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज विल बी मोर स्टेबल। ये पहली कंडीशन हम लोगों के पास यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है। तो ये पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, आइए सेकंड स्लाइड में हम लोग मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ क्या होगा। देखिए, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है कुछ इस तरीके से फिनॉल की तरह, ये फिनॉल ले लेता हूँ, ये कुछ फिनॉल है। और दूसरा कंपाउंड में अगर आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड रखूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अगर मैं रख दूँ ओ एम ई और ओ एम ई पर कर दूँ मैं पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, सेम रेजोनेंस है अगर मैं इसका कराऊं तो इसी तरीके का कुछ कंपाउंड फिनॉल का भी बनेगा। मगर अगर मैं फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर कराऊं कि आप मुझे फर्स्ट सेकंड में स्टेबिलिटी कंपेयर करा के दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल कंपाउंड को देखेंगे कि इसमें कौन सा कंपाउंड न्यूट्रल है। मिनिमम चार्ज का मतलब होता है, फर्स्ट कंडीशन थी कि जिसके पास मिनिमम चार्ज हो वो ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहां पर क्या होगा, मिनिमम चार्ज का मतलब जो कंपाउंड सबसे अधिक पहले क्या हो, न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल यहां पे पहला वाला है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी बजाय सेकंड वाले से। फर्स्ट कंडीशन क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हम आपस में कंपेयर कराएंगे। दूसरी कंडीशन को समझते हैं, इफ चार्ज बिकम इक्वल, इफ चार्ज बिकम इक्वल, यानी अगर कंपाउंड न्यूट्रल ना रहे और वो दोनों ही, अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड आ गए जो दोनों ही क्या हैं, चार्ज्ड हैं, और चार्ज अगर इक्वल आ जाए, इफ चार्ज बिकम इक्वल, देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच हैव maximum number of pi bond will be
मोर स्टेबल। यानी अगर आपके पास न्यूट्रल के अलावा दो चार्ज्ड कंपाउंड आ जाएं और उन दोनों में चार्ज अगर सेम हो जाए, तो चार्ज सेम होने के बाद हम लोगों को पाई बॉन्ड देखने हैं। जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर CH3 OMe की अगर मैं बात करता हूं तो CH3 के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे वाले कंपाउंड की मैं बात करूं, ये फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड OMe और O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं पहली बात करूं न्यूट्रल कंपाउंड, देखिए ध्यान से देखिए, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करा रहा हूं। पहली शर्त क्या थी कि न्यूट्रल देखना है। यहां पे से पहली कंडीशन किसी पे फॉलो नहीं हो रही है क्योंकि दोनों ही चार्ज्ड हैं और दोनों में चार्ज भी सेम है। तो दूसरी कंडीशन ये थी, अगर चार्ज इक्वल आ जाए तो हमको ये देखना है कि किसके पास अधिक पाई बॉन्ड है। तो सेकंड वाले के पास 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और फर्स्ट वाले के पास 0 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब स्टेबिलिटी अगर मैं आपकी कंपेयर करवाऊं तो स्टेबिलिटी सेकंड वाले की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट वाले से। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम थर्ड कंडीशन पे चलें, इसके बाद होती है थर्ड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरे वाले में अगर चार्ज इक्वल हो जाए तो चार्ज इक्वल होने के बाद ज़्यादा स्टेबल वो होता है जिसके पास अधिक पाई बॉन्ड हो। और तीसरी कंडीशन पर अब हम चलते हैं, इफ बोथ फैक्टर्स बिकम इक्वल। जब दोनों फैक्टर इक्वल हो जाए देन वी कंसीडर चार्ज लोकेशन। यानी हमने चार्ज का लोकेशन देखना है। यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये स्टेबल होता है। अब समझना है, देखिए इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। दूसरा कंपाउंड कुछ इस तरीके से बनेगा, यहां पे आ जाएगा आपका नेगेटिव और यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ये फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा और ये सेकंड कंपाउंड हो जाएगा। देखिए दोनों में से न्यूट्रल कोई नहीं है, यानी पहली शर्त किसी पे फॉलो नहीं होगी। दूसरे जब चार्ज भी सेम है और पाई बॉन्ड भी सेम है तो दूसरी कंडीशन भी किसी पर फॉलो नहीं होगी। तीसरी पे चलते हैं। तीसरे में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, एक में कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट वाले से। ये है स्टेबिलिटी की कंडीशन। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। अब फोर्थ कंडीशन पर चलते हैं। अगर ये वाला फैक्टर भी इक्वल हो जाए, अगर ये सब फैक्टर इक्वल हो जाएं तो लास्ट में आता है आपका चार्ज सेपरेशन। यानी ऑपोजिट चार्ज के बीच में, ऑपोजिट चार्जेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर हमारे पास सेम चार्ज आ जाते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो सेम चार्ज के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस अगर होगी तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल की कंडीशन होगी। अब देखिए अगर मैं इसका भी एग्जाम्पल अगर आप लोगों को कराऊं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया फर्स्ट। और अगर मैं दूसरा कंपाउंड लिखूं आपके पास तो ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इसमें डबल बॉन्ड मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे से इसको कुछ इधर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर डबल बॉन्ड रखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा आपका ओ के ऊपर नेगेटिव, ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट वाले में देखिए
फर्स्ट वाले में अगर मैं बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं कंपेयर कराऊं तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई भी नहीं है। दूसरी कंडीशन पे चलेंगे, एक एक करके हम लोगों को देखनी है स्टेप बाय स्टेप। दूसरी कंडीशन पाई बॉन्ड भी सेम है, दूसरा भी नहीं लगेगा। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में हमको ये देखना था, देखो ओ के ऊपर, दोनों में ओ के ऊपर नेगेटिव है और दोनों में कार्बन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज लोकेशन भी रूल नहीं लगेगा। अब आएंगे फोर्थ वाले पे कि जो अपोजिट चार्ज है वो मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन से आपका फर्स्ट वाला मोर स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से। अब ये सारे हमको एक साथ अप्लाई करने हैं और मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, कंपेयर कंपेयर द स्टेबिलिटी the stability of resonating structures। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखते हैं। मेरे हिसाब से इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अगर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, अगर मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कुछ ये है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आ जाएगा फर्स्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे ओ और यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड और ओ के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा सेकंड। फिर आएगा आपके पास ओ के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका थर्ड स्ट्रक्चर। और फोर्थ हो जाएगा आपका ओ के ऊपर नेगेटिव और आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर हम रख लेते हैं ओ को, यहाँ पे हम रख लेते हैं ओ को, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑक्सीजन और आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इन चार स्ट्रक्चर को मैं अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और मैं इनको कंपेयर करवाऊं तो कंपेयर कैसे करेंगे। अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले न्यूट्रल कौन सा है, तो न्यूट्रल आपका फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, इसलिए फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फर्स्ट वाले के बाद दूसरे सेकंड रूल पे चलेंगे। सेकंड रूल कहता है कि पाई बॉन्ड जिसके पास ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पाई बॉन्ड देखिए, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई है और इसमें दो पाई बॉन्ड हैं, तो सेकंड वाला इसके बाद ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाला सेकंड के बाद थर्ड वाला रूल कहता है चार्ज लोकेशन, ऑक्सीजन मैक्सिमम, यानी ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब थर्ड और फोर्थ हमारे पास रह चुके हैं। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि चार्ज लोकेशन, यानी मैक्सिमम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर दोनों में ही नेगेटिव चार्ज है, तो थर्ड रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। और थर्ड के बाद चलते हैं फोर्थ वाले पे। अगर हम फोर्थ वाले की बात करें तो ऑपोजिट चार्ज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस किस में है, फोर्थ वाले में है। फोर्थ वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा थर्ड वाला। तो इस तरीके से हम लोग इनको आपस में कंपेयर करते हैं। अब चलते हैं दूसरे पे। अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। चलिए नई स्लाइड पे चल लेते हैं और नई स्लाइड पे अगर मैं बात करूं, तो नई स्लाइड में मैं अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दूं, NMe2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहला, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे कुछ, यहाँ पे O नेगेटिव और NMe2 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेकंड स्ट्रक्चर। अगर मैं थर्ड स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड और NMe2 और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मैं O नेगेटिव लिख लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड स्ट्रक्चर। और फोर्थ स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा NMe2 O नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फोर्थ और उसके बाद हो जाएगा आपके पास NMe2, यहाँ पे हो जाएगा O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड
और यहाँ पे हो जाएगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब आपको कंपेयर करनी है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी अब कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल कंपाउंड, तो न्यूट्रल कौन सा है, फर्स्ट वाला ही आपका न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल। अब देखना है सेकंड रूल था पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा किस पे है, थर्ड वाले स्ट्रक्चर पे देखिए 2 पाई बॉन्ड है, तो थर्ड वाला इसके बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड के बाद हमने देखना था चार्ज लोकेशन, चार्ज लोकेशन में O के ऊपर यहाँ पर भी नेगेटिव है, O के ऊपर यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो थर्ड रूल के हिसाब से सबसे कम स्टेबल आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले को और फोर्थ वाले को। चार्ज लोकेशन से O पे भी नेगेटिव है और इधर भी O पे नेगेटिव है, इधर कार्बन पे पॉजिटिव, इधर भी कार्बन पे पॉजिटिव है। अब चौथे रूल पे चलते हैं, चौथा रूल कहता है ऑपोजिट चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए, तो इस हिसाब से चौथा वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बजाय सेकंड वाले के, और ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपेरेबिलिटी आपने ये है आपके पास। ठीक है, तो इसी के साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कंपेरेबिलिटी आपके पास कंप्लीट हुई, आपका कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जिसकी चर्चाएं अभी तक आप लोग कर रहे थे, जो आपको परेशान कर रहा था वो था आपका मीजोमेरिक इफेक्ट। कुछ क्लास के लाइव क्लास के स्टूडेंट जो जेई नीट वाले हैं उनको बड़ी इसमें समस्याएं आ रही थी, तो आज हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। क्या होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, ये है, इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप टूवर्ड्स पाई बॉन्ड। अभी आप समझेंगे इस डेफिनेशन का मतलब। फंक्शनल ग्रुप देखिए 2 टाइप के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक होता है अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास सपोज दैट एक लोन पेयर है, और दूसरा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो एक में क्या होगा, एक में ये फंक्शनल ग्रुप डोनेशन करेगा, और डोनेशन करेगा तो इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। जो फंक्शनल ग्रुप रिंग में या कहीं पर भी पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो होते हैं प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम ग्रुप्स। और जो डेंसिटी को खींचे, डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे, इसको बोलते हैं माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप में प्लस एम इफेक्ट यही शो करते हैं। और प्लस एम ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं अगर मैं डिस्कशन करूं आपके साथ, तो NH2 यहाँ पे लोन पेयर, Nr2 यहाँ पे लोन पेयर, आपके पास NH यहाँ पे लोन पेयर, आपके पास उसके बाद आ जाएगा NHC डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे लोन पेयर, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है। OH के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी शो करेगा। उसके बाद हो जाएगा OR के पास भी 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी शो करेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका OC डबल बॉन्ड OR, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद आ जाएगा आपका PR2 के पास भी 1 लोन पेयर होता है, ये भी शो करेगा। SH भी शो कर सकता है, SR भी शो कर सकता है। आपका SC डबल बॉन्ड O अगर R में लिखूं तो ये भी शो कर सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस भी शो करते हैं, पर इनका माइनस आई ज़्यादा डोमिनेट करता है, इसलिए ये हम समझेंगे अभी बात। देखिए अब ये भी शो करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे CH2 नेगेटिव भी आपका प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, NH भी शो करेगा, NH के ऊपर नेगेटिव ये भी शो करेगा, O नेगेटिव भी शो करेगा। तो ये सारे, इतने सारे आपके मैंने आपको लिखा दी, ये सारे प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। अगर मैं माइनस एम की बात करूं तो माइनस एम इफेक्ट में, माइनस एम में कौन से होंगे, माइनस एम में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड और X अगर मैं बात करूं तो ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O इसकी बात करूं तो ये भी माइनस एम दिखाएगा। अगर मैं CN की बात करूं ये भी माइनस एम दिखाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस एम इफेक्ट हमको शो करते हैं। इतने कंपाउंड ये माइनस एम इफेक्ट इस तरीके से शो करते हैं, और भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अब हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट को समझते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट काम कैसे कैसे करता है और क्या क्या मीजोमेरिक इफेक्ट किस तरीके से शो होता है, ये हम डिस्कशन का पार्ट अपना बनाते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट।
स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट में अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर ए ले लूँ और इसके पास अगर लोन पेयर है, और सी डबल बॉन्ड सी मैं ले लूँ और इसके पास बी है और बी के पास भी लोन पेयर हैं, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कराने लगूँ कि बताइए आपका मीजोमेरिक इफेक्ट शो कौन करेगा, तो अब आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से खड़े होते हैं आइए समझते हैं। मान लूँ अगर मैं इसको मान लेता हूं कि यहाँ पर जो ए है और कार्बन है, कार्बन तो आपको पता है कि ये सेकंड पीरियड का ही एलिमेंट है और यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ए के पास भी 2p ऑर्बिटल है, और मान लिया जाए कार्बन के पास 2p और इस बी के पास 3p ऑर्बिटल है, तो होगा क्या अगर मैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखूं, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग देखूं तो होगा क्या ध्यान से समझिए। यहाँ पे कार्बन था, ये कार्बन था और ये ए था, इसके पास 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है और इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे इन लोगों ने पाई बॉन्ड बना रखा है, कार्बन ने पाई बॉन्ड बना रखा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट ए एटम के पास लोन पेयर है और वो किस में है 2p ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे ये लोन पेयर इधर की तरफ डोनेट होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे कार्बन कार्बन और ए के ऑर्बिटल p ऑर्बिटल और कार्बन के p ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन वाले में चले जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है, मतलब ये जो 2p ऑर्बिटल है 2p की ओवरलैपिंग अच्छी होने के कारण ए वाला आसानी से डोनेशन कर लेता है, मगर मैं बी वाले को अगर समझूं तो कार्बन ये बी वाले की अगर बात की जाए तो बी वाले में होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। बी वाले में कार्बन है, कार्बन था और यहाँ पे बी था, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल 2p, ये इसका कार्बन का भी 2p और इस बी का 3p वाले का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्डिंग कर रखी है, इन दोनों p के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। अब ओवरलैपिंग होने के बाद इस b में लोन पेयर p में पड़े हुए हैं 3p में। अब यहाँ पे देखो साइज का डिफरेंस, यहाँ पे साइज डिफरेंट होने के कारण होगा क्या, ये आसानी से यहाँ पे डोनेशन कर नहीं पाएगा, यानी यहाँ पे वीक ओवरलैपिंग हो जाएगी, वीक ओवरलैपिंग होगी और वीक ओवरलैपिंग होने से यहाँ पे गुड बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये यहाँ पे डोनेशन इजीली नहीं होता है, और नहीं होता है तो प्लस m की पावर घट जाती है। इसका मतलब अगर मैं इसको a मान लेता और इसको b मान लेता तो a की ओवरलैपिंग, a का प्लस m ज़्यादा होगा बजाय b के, क्योंकि प्लस m टोटली डिपेंड्स ऑन डोनेशन ऑफ लोन पेयर के डोनेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, और लोन पेयर का डोनेशन a में आसानी से हो जाएगा बजाय b के, तो यहाँ पे डोनेशन ईजिली हो जाएगा और यहाँ पर बी का डोनेशन थोड़ा खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको मीजोमेरिक इफेक्ट में सबसे पहले डोनेशन देखना है, ओवरलैपिंग देखनी है कि ओवरलैपिंग किन किन के बीच में हो रही है। अब चलते हैं आगे, इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको चीज़ें बढ़िया से समझ आने लगेंगी। अब देखिए अगर मैं बात करूँ कि सी डबल बॉन्ड सी था और यहाँ पे O था और यहाँ पे R था, O के पास 2 लोन पेयर हैं और C डबल बॉन्ड C था और यहाँ पे S था, S के पास 2 लोन पेयर थे और ये था R। अब क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये फैमिली तुम जानते हो, ये 2p का है और ये 3p का है। अब कार्बन भी 2p का है, अब यहाँ पे कार्बन 2p का है, ऑक्सीजन 2p का है, यहाँ पे कार्बन 2p का है, सल्फर 3p का है, तो यहाँ पर 2p के बीच में ओवरलैपिंग अच्छी हुई, ये इजीली डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ पे प्लस m इफेक्ट ज़्यादा होगा बजाय बी वाले की, क्योंकि यहाँ पे 3p का है, 3p में इजीली डोनेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे इसका प्लस m घट जाएगा, यानी ए का मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा बी वाले के। अब ये सब हम समझ क्यों रहे हैं, ये सब हम समझेंगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में कि ये सब का काम कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, C और यहाँ पे डबल बॉन्ड
O और यहाँ पे R और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जो ये डोनेशन के बाद बना होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ये शो ईजिली अच्छा शो करेगा और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। अगर मैं दूसरा कंपाउंड आप लोगों को बताऊं तो CH2 पॉजिटिव अगर मैं लिखूं और इसके साथ में NH2 को जोड़ दूं और दूसरा मैं लिखूं CH2 पॉजिटिव और इसके साथ में जोड़ दूं Pr2 को, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये है नाइट्रोजन का परिवार। अब यहाँ पे दो लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के, सॉरी दो लोन पेयर नहीं, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा और नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा। तो होता क्या है, देखिए नाइट्रोजन है सेकंड पीरियड, ये कार्बन भी है 2p का, कार्बन 2p का और फास्फोरस है 3p का, तो यहाँ पे 2p के बीच में अच्छी ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब प्लस एम इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा बजाय सेकंड वाले से, तो ये इसका पार्ट है, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को कराऊं तो एक और एग्जाम्पल की चर्चा अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, लास्ट चर्चा यहाँ पे करूँगा आपके साथ में, CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे फ्लोरीन हो जाए और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे क्लोरीन हो जाए, तो इसको मैं A ले लेता हूँ, इसको मैं B ले लेता हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या समझिए, ये 2p का है और फ्लोरीन भी 2p का है, ये 2p का है और क्लोरीन है 3p का, तो इसमें डोनेशन अच्छा नहीं होगा। लोन पेयर तो इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है, मगर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में डोनेशन इजीली हो जाएगा, लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएंगे क्योंकि 2p का है, तो इसलिए A का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा B वाले से, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड फैक्टर की और ये आज का आखिरी फैक्टर है। सेकंड फैक्टर की मैं बात करूंगा। सेकंड फैक्टर में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम समझेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फैक्टर होता है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। आप जानते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है लालचीपना, लालचीपन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब। दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक बच्चा ज़्यादा लालची है और एक बच्चा थोड़ा कम लालची है, तो ये जो लालची बच्चे के पास कोई भी खाने की चीज़ होगी, ये बिना कुछ शेयर किए इसको खा जाएगा, यानी ये चाहेगा कि मुझसे ये चीज़, कोई ये जो खाने का चीज़ है तो ये कोई भी मुझसे छीने ना, या मैं इसको किसी को देने की इच्छा नहीं रखता, या मैं इसको किसी को दे ही ना पाऊँ, सारा खुद ब खुद खा जाऊँ, तो इसी को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास कोई भी अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, चाहे वो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो उस इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं देता, और दूसरे बच्चा जो लालची नहीं था वो इजीली किसी को भी डोनेट कर देता है, ठीक है। अब ये कंपेरेबिलिटी की बात हो रही है। अब इस एग्जांपल को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो C डबल बॉन्ड CnR2 की अगर मैं बात करूं, दूसरा ये A ले लेता हूं, B कंपाउंड ले लूं मैं C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे O और R की बात करूं, O के पास भी दो लोन पेयर है, और C ले लेता हूं मैं C डबल बॉन्ड C, और F की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ये 2p का, ये भी 2p का, ये 2p का, ऑक्सीजन भी 2p का, ये 2p का और फ्लोरीन भी 2p का, तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर नहीं लगेगा। अब बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, यानी जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से देने की क्षमता रखता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं छोड़ता। यानी ये जो फ्लोरीन है ये इधर डोनेशन करने में आनाकानी करेगा, अपनी इच्छा नहीं रखेगा डोनेट करने की, और बजाय इसके नाइट्रोजन वाला इजीली डोनेट कर देगा, तो ए का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, फिर आ जाएगा बी का और फिर आ जाएगा सी का। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से चलता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से चलता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस एम इफेक्ट कम शो करेगा। इस तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में हमारे पास ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से आता है। अगर मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूं तो एक और क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। C डबल बॉन्ड C और Pr2 मैं लूँ,
यहाँ पे लोन पेयर होगा, इसको ले लेता हूँ A, और B वाला कंपाउंड में ले लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ले लेता हूँ SR। ये देखिए ये क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ये किसकी फैमिली है, ये है नाइट्रोजन का परिवार। और अगर मैं ऑक्सीजन के परिवार की बात करूं, ओ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये कुछ ऑक्सीजन का परिवार है। तो यहाँ पे देखिए ये 2p का है और ये भी 2p का है, दोनों 2p वाले को कंपेयर कर रहे हैं। सॉरी, ये 3p का है और ये भी 3p का है, दोनों 3p वाले को कंपेयर कर रहे हैं। कार्बन दोनों में 2p वाला है, ये भी 3p और ये भी 3p, मतलब जो वीक डोनेशन तो हो गई, 2p3 के बीच में वीक डोनेशन तो होगा ही, मगर मैं वीक वालों को ही आपस में कंपेयर कराने लगूं तो आप देखिए, आप बात को समझिए, फॉस्फोरस से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर, फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर, तो सल्फर का डोनेशन इजीली नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ए का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा बी वाले से। और इसी में अगर मैं एक और को जोड़ देता, यहाँ पर अगर मैं सी लिख देता, सी में मैं जोड़ देता कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और Cl, तो Cl भी थर्ड पीरियड का है। और थर्ड पीरियड यानी ये किसका है, ये किसका पार्ट है, ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन वाला हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन वाला आ गया। तो क्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसका सबसे वीक डोनेशन होगा, तो इससे भी कम आ जाता सी वाला, इससे भी कम आ जाता सी वाला। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट पड़ता है। पहला समझा हमने ओवरलैपिंग वाला, और दूसरा समझा हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और थर्ड फैक्टर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और वो हम लोग पूरा कंप्लीट समझ चुके हैं। ये क्लास दोबारा से रिपीट हुई थी क्योंकि वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं इसको दोबारा से इस क्लास को, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इस क्लास में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। यूट्यूब में अगर कोई देख रहा है, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको 1% भी सीखने के लिए मिला, अगर आपको 1% भी सीखने के लिए मिला तो ये मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलताओं में से एक होगा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो। बाकी यूट्यूब वालों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी बातें अभी डिस्कस करनी है, नेट लेवल पे हम काफ़ी टॉपिक्स को कवर करेंगे और साथ मिलके इस कामयाबी की सीढ़ियों को हम लोग चढ़ेंगे। धन्यवाद।